हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर आया हूँ आपके बीच में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके मैं आया हूँ, और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक आज का जो है दैट इज द फॉर्च्यून, द ग्रेटेस्ट बिजनेस डिसीजन ऑफ ऑल टाइम। कहावत है ये कि कुछ भी करने के लिए, लाइफ में कुछ भी करने के लिए ज्यादा सोचिए मत। अगर सोचने में ज्यादा आप टाइम ले लेंगे तो हो सकता है कि टाइम भी एक टाइम जाके ये सोचेगा कि आपको लेके उसको क्या करना है। तो ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो टाइम भी आपको लगे सोचने पे मजबूर हो जाएगा। सो डोंट वेस्ट टाइम। सो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, द फॉर्च्यून, द ग्रेटेस्ट बिजनेस डिसीजन ऑफ ऑल टाइम। इंडिया के जितने सारे पॉपुलेशन हैं, करीब करीब 130 करोड़ प्लस हो चुका है। उस हिसाब से जॉब क्रिएशन उतना खास कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, बहुत टैक्स में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बहुत सारे न्यू पॉलिसीज लाया जा रहा है जिसके ऊपर यूनिकॉर्न बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा उभर के आए। सबसे इस पर्टिकुलर चीज में, इस यूनिकॉर्न में सबसे बेहतर जो स्टेट है उसमें हैदराबाद आता है, बेंगलोर आता है, ज्यादा से ज्यादा वेस्ट एंड साउथ आता है। ईस्ट एंड नॉर्थ बहुत पीछे है इस बारे में। सो आइए हम लोग आज ऐसा कुछ डिसीजन लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपने खुद के कुछ स्टार्टअप्स बना सके, और वो स्टार्टअप बनाते हुए ऐसा कुछ डिसीजन ले जिस डिसीजन के थ्रू ये स्टार्टअप्स कंटिन्यूअसली ग्रो करे और एक टाइम ऐसा हो कि उसमें उसको आईपीओ लाना पड़े। सो होप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ये इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। बहुत सारे लोग सपने लेके अपना यूनिकॉर्न स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5 साल ये एवरेज है, 5 साल के बाद वो एकदम खत्म हो जाता है। क्यों? कारण इसका पीछे कारण क्या है? इसका पीछे कारण है वेरी वीक डिसीजन, एंड जो ओनर है उसका जो परफेक्शन जो हर एक स्टेज पे आता है। मतलब मैं यहाँ पे एक छोटा सा चीज कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये स्टार्टअप करते हैं, हो सकता है कि वो अगर बिजनेसमैन फैमिली से हो तो उसका बिजनेसमैन, उसके जो फैमिली पर्सन है, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में, उनसे वो सलाह ले सकता है। लेकिन आप अगर एवरेज देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा जो फेल हुए बिजनेसमैन या स्टार्टअप्स या यूनिकॉर्न्स, वो लोग पहले सर्विस करते थे, उसके बाद वो बिजनेस करना स्टार्ट किए। सर्विस में क्या होता है कि हम लोग को जो असाइन कर दिया जाता है वही काम हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग अपने दिमाग को कम लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, लेकिन उस बिजनेस को पूरे तरीके से ग्रो करने में, जैसे सीएफओ जैसे करता है, एक सीओओ करता है, जैसे सीईओ करता है, मार्केटिंग हेड करता है, ऑपरेशंस हेड करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एचआर हेड जो करता है, ये जो पूरा काम का सब मिला के जो असेंबल होके जो होता है, वो पैकेज आपको होना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आप सिर्फ महज एक एम्प्लॉय के हिसाब से अगर डिसीजन लेंगे तो अगले 5 साल क्यों 2 साल के अंदर भी ये स्टार्टअप बंद हो सकता है। सो आइए आज हम देखते हैं ये ऐसा क्या डिसीजंस लेते हैं तो बिग शॉट्स और कंपनीज जो ले चुके थे, जिसके लिए आज ये कंपनीज बिग शॉट बन गई इस वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में ये राज कर रहा है। सो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। So Tata takes the strong out of the painful situation. What happened जब टाटा को एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में जाके। मिस्टर इरानी जो फाउंडर थे टाटा के ग्रुप के, ड्यूरिंग 1935 नीड टू टेक ले ऑफ डिसीजन, उनको ले ऑफ डिसीजन लेना पड़ा था, जो कि अभी के लिए उसके बाद से कभी हुआ ही नहीं। उस टाइम उनको ये डिसीजन लेना पड़ा था। कारण क्या था? 1950 से 1980 तक टाटा कंपनीज को गवर्नमेंट उसको रन करते थे, वो पूरा हैंडल करते थे, उसका मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथ में था। सो गवर्नमेंट जिस हिसाब से मोनोपोली के हिसाब से वो बिजनेस करते थे, वहां पे इम्प्रोवाइजेशन का कोई ज्यादा रूम नहीं था। इसके चलते क्या हो रहा था कि टाटा का जो प्रोडक्शन, टाटा का जो क्वालिटी है, दूसरे दुनिया से बहुत पीछे जा रहा था। उसका कॉस्टिंग, उसका जो आउटपुट, जो प्रोडक्शन, उसका हर एक चीज को आइडेंटिफाई करके मार्क कर दिया जाता कि इससे ज्यादा आपको प्रोडक्शन नहीं करना है, और इससे बेहतर आपको ये क्वालिटी इतना ही करना है, आपको इतना ही कॉस्टिंग रखना है। सो हर एक चीज में पाबंदी हुआ करता था। गवर्नमेंट एक कैपिंग दिया गया था उसके तरफ से। सो बात ये है कि इसी के कारण टाटा ने बहुत सारे लॉस फेस किए थे। सो उसके कारण उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। जब ड्यूरिंग 1990 जब ग्लोबलाइजेशन आया, द कैपिटलिज्म कम,
जब गवर्नमेंट में समझा कि अभी कैपिटलिज्म को ऊपर हम लोग को फोकस करना है, अदरवाइज हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे और हम लोग कभी उसको उभर के बाहर आ नहीं सकते हैं, तो इसी के लिए कैपिटलिज्म के ऊपर फोकस किया गया। ड्यूरिंग दैट टाइम टाटा को ये मौका मिला, गवर्नमेंट का जो स्टेक था वो पूरा तरीके से चला गया और टाटा को ये मौका मिला तो अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का, टेक्निकली, प्रोडक्शन के थ्रू और एवरीथिंग, scientifically everything. So in 1994 Mr. Irani during 1994 implemented ESS for employees. उसके बाद जब ले ऑफ हो गया, वो हर्ष डिसीजन उनको लेना पड़ा, उसके बाद 1994 में उन्होंने ESS एम्प्लॉइज फेवरेबल सर्विस के लिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया एक पॉलिसी स्टार्ट किया जिसको ESS कहा जाता है। और ESS में क्या है कि हर एक एम्प्लॉइज को उसके नेक्स्ट जनरेशन को कंटिन्यूअसली फॉर एनी जॉब, कंटिन्यूअसली मतलब फैमिली में जॉब मिलेगा। अगर एक पर्सन रिटायरमेंट होता है तो उसको फैमिली से किसी को जॉब मिलेगा या उसको पेंशन मिलेगा या इसके अलावा बहुत सारे पार्क्विजिट्स और मिलेंगे। सो इस बारे में ESS एक बनाया गया जो भी अभी भी लागू है, अभी भी इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। नेक्स्ट, एक्सट्रीम कस्टमर सर्विस एट नॉर्डस्ट्रॉम। यहाँ पे मैं एक बताता हूँ कि व्हाट इज दिस। अमेरिकन क्लॉथिंग कंपनी, नॉर्डस्ट्रॉम एक अमेरिकन क्लॉथिंग कंपनी था, हैड अ ग्रेट रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट पॉलिसी। इनका प्रोडक्ट पॉलिसी में जो रिटर्न पॉलिसी था वो वर्ल्ड क्लास था और वर्ल्ड में ये इसी के लिए बहुत जाने जाते थे। आज भी नॉर्डकॉम रिटर्न पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है। ये भी मतलब कहावत है कि एज बिकॉज इट्स अ क्लॉथिंग कंपनी, अगर कोई कस्टमर आके टायर भी उसको बोलता है कि ये टायर मैं खरीदा था और ये टायर अच्छा नहीं है, आप इसको रिटर्न करिए, तो नॉर्डस्ट्रॉम ये भी करता था। इसके पीछे एक कहानी है क्योंकि नॉर्डस्ट्रॉम यूएसए में एक ऐसा जगह में अपना वर्कशॉप बनाया था जो जहाँ पे वो पुराने उससे 50-60 साल पहले वहाँ पे एक टायर बनाने वाला कंपनी हुआ करता था। तो जब हुआ करता था वहां से बहुत सारे कस्टमर्स टायर खरीद के ले गए थे। तो जब ये कंपनी, जब नॉर्डस्ट्रॉम ने उस एरिया को खरीद लिया, वहां पे अपना वर्कशॉप किया, तो वही कस्टमर्स बहुत सारे आए और बताया कि यहाँ पे एक वर्कशॉप हुआ करता था टायर का, हम लोग वहां से खरीदे थे, अब इसमें बहुत ज्यादा डिस्प्यूट आ गया है तो हमको ये रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करे। सो नॉर्डस्ट्रॉम ने ये एक्सेप्शनल सर्विस के लिए वो रिटर्न किए, पैसा रिटर्न किया जो वहां से खरीदा नहीं गया था उनके कंपनी से, और वो टायर भी वो रिटर्न किए। तो सोचिए नॉर्डस्ट्रॉम के अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए वो कितने स्ट्रिंजेंट पॉलिसी फॉलो करते हैं, कितनी कस्टमाइज्ड पॉलिसी फॉलो करते हैं और इसके लिए बहुत माने जाते हैं पूरे दुनिया में। दे यूज्ड टू रिटर्न द मनी टू, पैसा भी उनको वापस किया जाता था। जॉन नॉर्डस्ट्रॉम जो ओनर है ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम ड्यूरिंग 1933। बहुत सारे चैलेंजेस आए उनको, मैनेजमेंट में भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये करने से कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है और बहुत सारे लोग इसका मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने डिसीजन पे अड़े रहे और वो डिसीजन पे स्टिक होके आज भी ये कंपनी वर्ल्ड क्लास सर्विस देने के लिए अभी भी माहिर है और इसको अभी भी उन्होंने वही प्रिंसिपल को फॉलो किए जा रहे हैं इस कंपनी ने। हेनरी फोर्ड डबल्स हिज एम्प्लॉइज वेजेस। हेनरी फोर्ड को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया था, अगर एम्प्लॉइज का वेजेस और एम्प्लॉइज का वेलबींग अगर सही तरीके से नहीं दिखा जाएगा तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कभी सही नहीं होगा, क्योंकि फाउंडेशन और पिलर है एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज सही तरीके से अपना परफॉर्मेंस सही तरीके से नहीं दे पाएगा, क्वालिटेटिवली नहीं दे पाएगा, तो वो कंपनी बहुत ज्यादा दिन तक खड़ा नहीं रह सकता है। ये चीज उनको बहुत जल्दी पता चल गया था। ड्यूरिंग 1913 मिस्टर फोर्ड हायर्ड मोर एम्प्लॉइज। उस दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज को उन्होंने हायर किया था फॉर हाई वॉल्यूम ऑफ मॉडल टी प्रोडक्शन। मॉडल टी जो हेनरी फोर्ड जी के सबसे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड फेमस इन्वेंशन था, उनको प्रोडक्शन उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी को अपनाया था। ही इम्प्लीमेंटेड 3 पॉलिसीज। 8 hours वर्क अ डे, 8 घंटा काम करना है दिन का, 3 शिफ्ट रहेगा हर दिन, और बेसिक एनहेंसमेंट, हर एक एम्प्लॉइज का बेसिक जो है, जो सैलरी का बेसिक पार्ट है वो एनहेंस किया जाएगा हर साल। ये 3 पॉलिसी आज भी फोर्ड में लागू है। हेनरी फोर्ड इसको इंप्लीमेंट किए थे। Consequences was enormous in terms of market share and profits। क्या हुआ, इतना ज्यादा वॉल्यूम जब आया, इतना ज्यादा एम्प्लॉइज आ गया और इतना ज्यादा वो लोग एम्प्लॉइज वेलबींग के लिए काम किए, तो एम्प्लॉइज का प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसके चलते क्या हुआ, मॉडल टी बहुत सस्ते में बिकना चालू किया। मिस्टर फोर्ड ने
मॉडल टी का प्राइस को घटाया और मिडिल क्लास के रिच के अंदर वो कर दिया। इससे क्या हो गया, सेल्स वॉल्यूम बढ़ गया और कंपनी बहुत मल्टी मिलियनियर बन गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा डिसीजन लिया गया, एक छोटा सा डिसीजन का कंसीक्वेंस कितना बड़ा हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सैमसंग सैटरडे मॉर्निंग मीटिंग। आज से लेके 1962 से लेके सैमसंग अपना सैटरडे मॉर्निंग मीटिंग करता है हर दिन। हालांकि सैटरडे को उन लोगों का ऑफ रहता है, फिर भी वो मॉर्निंग मीटिंग इसीलिए करता है। इसके पीछे कारण ये था कि सैमसंग के जो आउटलेट्स है वहां पे जो सेल्स का पीपल है, जो ओनर्स है उस आउटलेट्स के या फ्रेंचाइजी जो लिया हुआ है, उन लोग छुट्टी के दिन भी वो लोग काम करते हैं, छुट्टी के दिन भी काम करते हैं। और उसके चलते अगर कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स उस दिन घर में फैमिली के साथ एंजॉय करे, ये कंपनी के ओनर को इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। सैम वॉल्टन जो स्टार्टेड हिज मीटिंग, सैम वॉल्टन जो सैमसंग के जो सीईओ थे सिंस 1962 टिल डेट, वो यही करते थे। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज व्हाइल लेबर्स आर वर्किंग, एग्जीक्यूटिव्स कांट बी रिलैक्स एट होम। ही यूज्ड टू टेक वीकली सेल्स फिगर। वो इन मीटिंग में क्या करते थे, सेल्स फिगर लेते थे, क्या हुआ, रिव्यू हुआ, टू फीडबैक, एम्प्लॉइज का फीडबैक लेते थे और क्या बेहतर स्ट्रेटेजी लिया जा सकता है, और द स्टाफ से बहुत ज़्यादा फीडबैक्स लिया जाते थे और स्टाफ के वेलबींग के लिए क्या फीडबैक है, मार्केट का क्या फीडबैक है, मार्केट का मार्केट शेयर क्या है, ये सब बारे में, प्रोडक्ट का इनोवेटिव और कैसे अपग्रेड किया जाए और कैसे बेहतरीन किया जा सकता है, मार्केटिंग जो चैनल्स है उसको कैसे और भी एक्सपेंड कर दिया जा सकता है। तो इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे डिसीजन इस पर्टिकुलर मॉर्निंग मीटिंग में लेते थे, जो कि बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुआ करता था, जो कि आज भी कंटिन्यूअसली होते जा रहे हैं। Samsung pays to staff to goof off. What is this? During 1900, Lee Kuhn sent all his best employees to different. During 1900, at that point of time, Lee Kuhn जो कंपनीज के सीईओ थे, उन्होंने क्या किए, हर एक बेस्ट एम्प्लॉइज को, अपने कंपनीज के बेस्ट एम्प्लॉइज को फॉरेन में भेजना चालू कर दिया, आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द कंट्री भेजना चालू किया। और उनको ये कहा गया कि आप जाइए वहाँ पे 2 से 3 महीना वहाँ पे ठहरिए, वहाँ का जो डेमोग्राफिक कल्चर है, वहाँ पे जो जो चीज़ है उनके साथ आप एकम्स्टम्ड होइए और उसके साथ मुझे फीडबैक दीजिए कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से काम करने से वहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव एक डिसीजन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूटिव्स बाहर रहते थे, उनके लिए खर्चा होता था, और ये ट्रैवलिंग जो होता था, ट्रैवलिंग के लिए भी खर्चा कंपनी को ही देना पड़ता था। हालांकि कंपनी के मैनेजमेंट इस पे खुश नहीं थे, लेकिन ली कुन इसमें स्टिक रहे और आज भी वही होता है कि अपने बेस्ट एम्प्लॉयज को वो बाहर भेजता है इस फीडबैक के लिए कि कंपनीज का कैसे ग्रोथ उस एरिया में हो सके, उसके बारे में वो जानकारी दे। पार्क वंग टू अ सीनियर ऑफिशियल, उस दौरान पार्क वंग जो थे, जो एक सीनियर ऑफिशियल थे, उनको रशिया भेजा गया था फॉर द सेम मिशन। दिस हैज इमेंस इम्पैक्ट, क्योंकि वो रशिया में जाने के बाद करीब 6 से 7 महीने वहाँ पे वो स्पेंड किए थे, और ऐसा टाइम भी आ गया था कि पार्क वंग ये समझ रहे थे कि वो एक रशियन है, हालांकि वो जापानीज थे। सो पार्क वंग ने ऐसा, उनके अंदर जो चेंजेस आए, वो रशियन की तरह बात करते थे, रशियन रिचुअल्स जो थे उनको वो फॉलो करना चालू किए थे जब वो वहां से छोड़ के आ रहे थे 6 महीना बाद। सो उनको लग रहा था कि वो अपने कंट्री से छोड़ के आ रहे हैं। सो ऐसा मतलब एकदम घुल मिल गए थे उनके जो कल्चर थे, उनके जो डेमोग्राफिक एरिया थे उसके साथ। सो ये बहुत ही एक ज़्यादा इम्पैक्ट लाता था, और इसके लिए कंपनीज ने बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल एक वेंचर भी किया था रशिया के साथ। सो दैट इज माइलस्टोन फॉर द सैमसंग। सो ये डिसीजन बहुत ही पॉजिटिव कंसिक्वेंस लाया था। सो होप आज मैं जो चीज़ आपके सामने डिस्कस किया, आपके साथ मैंने शेयर किया, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत ज़्यादा चीज़ आपको आज सुनने में आया, आपका जानकारी में आया, जो कि शायद आपको ये पता नहीं था। मैं इसको थोड़ा जानकारी सोचा कि इसको आपसे शेयर करूं, सो दैट कि आप इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। और अगर आप स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए आइडियल है। इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, और एक छोटा डिसीजन कितना बड़ा कंसिक्वेंस ला सकता है, और वो कहां से कहां तक आपकी कंपनी को पहुंचा सकता है। सो डिसीजन मैटर्स। और एक चीज मैं फिर से कहूंगा, अगर आप अपने स्टार्टअप्स के लिए, अगर आप
प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन टाइम है। आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी वेंचर्स के साथ आप अभी भी जुड़ सकते हैं और अपने साइड बाई साइड आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साइड बाई साइड आप अपना काम एक नया असाइनमेंट लेके उसको पार्ट टाइम के बेसिस पे कर सकते हैं। सो अभी बहुत ही बेहतरीन मौका है। अभी कंट्रीज में, हम लोग के कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ऐसा मौका है जहाँ पे आप इजीली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप ये मौका एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो होप आज के लिए सेशन जो है वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल हुआ। आप आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज करिए जैसे कि आप कर रहे हैं, और भी ज़्यादा मैसेज करिए कि आपको कौन सा चीज़ के ऊपर आपको और जानकारी लेना है, कौन सा चीज़ आपसे शेयर करना चाहिए। मैं ज़रूर उसके ऊपर आपको शेयर करूँगा और मैं बहुत खुश हूँगा अगर आपसे अगर ऐसा मैसेज आता है तो। सो होप आप लोग बहुत खुश है, बहुत हेल्दी है और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट और एक दिन और एक टॉपिक के साथ। थैंक यू।